बागवानी जागरूकता शिविर के कुछ अंश। इस शिविर में गोदरेज एग्रोवेट के उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई है। जो आज बात शुरू करते हैं तो एक मेरे को बड़ी पुरानी इंग्लिश प्रोवर्ब याद आ रहा है। शायद हमने बचपन में पढ़ा होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वो वाला डॉक्टर तो हूँ नहीं जिनको शर्मा जी को तो नहीं हम दूर रख सकते हैं। लेकिन एन एप्पल ए डे, ये एप्पल ही है जो हमारे को आपके साथ लेके आया है मिलाने के लिए, मुलाकात के लिए। और साथ ही साथ मैं जो बात आज करना चाहूँगा कि जो समस्याएं हैं और समाधान, उसके लिए हम, जैसे राणा जी बता रहे थे, पिछले 40 साल से हम इसी तरह से प्रोडक्ट जो हैं और क्या हैं समस्याओं का समाधान लेके आने की बात करते हैं। हम प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं कभी भी। जब भी मैं हेड ऑफिस में होता हूँ, हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो इवन जो गोदरेज कंपनी के जो मालिक हैं मिस्टर आदि गोदरेज और उनके बेटे जो हैं बुर्जेस गोदरेज, तो उनसे जब भी हमारी मुलाकात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई आपने लेके आनी है, दवाई नहीं। मैं उनको कहता हूँ नहीं, ये समस्या का समाधान है। जो समस्या आ रही है उसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, तो वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रोडक्ट की मैं बात करूँगा, जो सबसे पुराना प्रोडक्ट हमारा है वो है विपुल। विपुल नाम का जो प्रोडक्ट है वो आपका दानेदार और लिक्विड दोनों उसमें आता है। उसके अंदर एक सूक्ष्म तत्व जो है वो क्या करता है, आपकी अगर आप उसको स्प्रे करते हैं तो हरित कण जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ाता है। कई बार क्या होता है कि भी जब जून जुलाई या ज़्यादा बारिश हो जाती है या हमारा बादल हैं, तो पौधा जो है अपनी खुराक खुद नहीं बना पाता है। जब पौधा खुद खुराक नहीं बना पाता है तो पत्ते पीले पड़ते हैं। हमें लगता है कि ओनली एंड ओनली नाइट्रोजन की कमी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्लोरोफिल जो है वो डिग्रेड हो गया है। सनलाइट चाहिए क्लोरोफिल में, तो अपनी फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसके लिए, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है अगर हम लिक्विड का स्प्रे करते हैं। विपुल बूस्टर है। साथ ही साथ दानेदार अवस्था में भी आता है। दानेदार अवस्था जो है जब हम नई प्लांटिंग करते हैं तब डाल सकते हैं, या पेड़ को जब हम खाद देते हैं उस टाइम डाल सकते हैं। तो 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक दानेदार जो है वो हमने डालना है। वो क्या करता है, आपकी जो रूट सिस्टम है उसमें नई जो वाइट रूट्स होती हैं, उनका जो नए जो रूट्स आती हैं उनका बड़ा ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है नीचे से, जो मिनरल्स हम डाल रहे हैं, जहाँ हम जो भी खाद डाल रहे हैं उसमें वो मदद करता है। तो विपुल ग्रैन्यूल जो है ये हमारा एक प्रोडक्ट है। दूसरा एक हमारा प्रोडक्ट है जो कि जहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, विकास एक ऑर्गेनिक मैन्योर मिश्रण है। ये हमने लगभग 30 साल पहले स्टार्ट किया था बनाना, जब कोई ना तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में, केंचुआ खाद के बारे में, जी, जब भी नई प्लांटिंग करते हैं हम, एक तो सॉइल जो है वो हिलता है वहाँ पे, राइट। और आप जब सॉइल को हिलाते हैं और पिट तैयार करते हैं तो जड़ों के साथ आपका एक सूक्ष्म, क्या कहते हैं कि भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ना एक बहुत, क्योंकि उस टाइम हमारी मिट्टी जो है वो भी भुरभुरी होती है, तो वो जो कीड़े जो आते हैं ना उनको अगर हमने रोकना है उस समय में, तो उसके दो इलाज जो हैं। एक हम देखते हैं कि ट्राइकोडर्मा करके एक फंगस आता है। तो ट्राइकोडर्मा एक पाउडर आता है 1 किलोग्राम का, जो ट्राइकोडर्मा का है। अब वो इस्तेमाल करने का तरीका वो हमारी कंपनी नहीं बनाती है, मैं जस्ट उसके बारे में बता देता हूँ। ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल करने का तरीका ऐसे है कि ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, उसको गोबर में मिक्स करते हैं और डाल देते हैं। लेकिन वो गोबर अगर कच्चा है तो वहाँ पे आपके टर्माइट्स जो हैं वो आ जाते हैं, या कोई भी कीड़े हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब उसको किस तरह से आपने करना है कि भाई मान लीजिए 50 किलो का लगभग एक ढेर आपने देख लिया कि भी लगभग ढेर है गोबर का, जो गला सड़ा नहीं है लेकिन 10 दिन पुराना है, नया नहीं है, ताज़ा नहीं है। ताज़ा होगा तो गर्म होगा। ट्राइकोडर्मा जो है वो जीवाणु है, वो ख़त्म हो जाता है। ट्राइकोडर्मा को आपने उसमें डाला जो कि 10 दिन पुराना है, थोड़ी सी उसमें नमी छिड़काव किया पानी का, और उसको बोरी से ढक दिया। और अगले दिन 7-8 दिन या 10 दिन तक आपको यही करना है कि भी उसको हिलाना है और उसको पानी उस पर छिड़काव करना है और उसको ढक देना है। तो क्या होगा कि वो 50 किलो का जो सारा इन टोटलिटी है वो सबका सब वो
ये बन जाएगा, ट्राइकोडर्मा बन जाएगा। उसमें नए जीवाणु बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन उनकी बहुत फास्ट होती है, और उसको आप थोड़ा थोड़ा, चाहे आप 50 ग्राम एक पेड़ में डाल दीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम भी डालेंगे, जीवाणु हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको क्या है कि भी जैसे ही वो भोजन, उनको क्या है, उनके लिए जो भी फंगस है या आपका जो भी कीड़े आ रहे हैं वो आपका उसको वो कंट्रोल करेंगे। एक तो ये जैसे रूट रॉट जो है वो बीमारी है, राइट, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ना कोई दवाई यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। उसकी दवाई जो है आपकी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। वैसे मैंने बताना था आपको आगे, आपने प्रश्न पहले ही पूछ लिया है। उसमें आपकी गोमेदा करके एक दवाई आती है गोदरेज कंपनी की, उसमें कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब M45 है। उसका आपने स्प्रे करना है या फिर ड्रेंचिंग करते हैं, क्योंकि वो छोटे पौधे हैं, ड्रेंचिंग करनी है हमारी। जो उसको हम कहते हैं कि भी 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में आप उसको मिला के फिर ड्रेंच कर सकते हैं उसको। उससे क्या होगा, एक तो जो इसके जीवाणु जो हैं, फाइटोप्थोरा है या फ्यूजेरियम है, ये कंट्रोल होता है। दूसरी जो चीज़ है आपकी इसके कारण, क्योंकि ये ग्रोथ में भी हेल्प करता है, जो रूट सिस्टम की ग्रोथ है। तीसरी आपको चीज़ जो करनी है इसमें, जैसे हम विकास खाद की बात कर रहे थे, तो विकास खाद जो है ये क्या है, एक मिश्रण है कई खलियों का, जिससे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश मिलता है, और साथ ही साथ आपको नीम की खली इसमें है, जिसके नीम के आपको पता ही है कि भी क्या फ़ायदे रहते हैं। तो नीम के कारण जो जितने भी कीड़े होते हैं तो उसमें स्मेल होती है, तो जो वो थोड़ा सा उनको दूर रखने में मदद करता है। तो एक कॉलर रॉट एक बीमारी आती है, कॉलर रॉट को भी बीमारी को दूर करने के लिए ये जो मैंने आपको गोमेदा बताया, तो उसका मैंने इस जो स्क्रिप्ट है उसमें मैंने वर्णन लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो और आपको अच्छा पता चलेगा उसके बारे में, तो ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अंत में फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो PSP कल्चर आता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो 1 महीने तक ही आपका पौधे को मिल सकता है। जैसे आपने पौधा में डाला आपने फॉस्फोरस, DAP या कोई भी खाद डाली, तो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस हो गया या पोटैश हो गया, वो सिर्फ 1 महीने तक ही वहाँ रहेगा। उसके बाद वो बॉन्ड मिला लेता है, एल्यूमिनियम या जितने भी आपके बॉन्ड हैं वो बन जाएंगे, माचिस की डिब्बी की तरह वो कैद हो जाएगा, और वो छूटेगा नहीं, चाहे जो मर्जी अगर आपकी रूट सिस्टम को चाहिए भी है तो तब भी नहीं खींच पाता है। तो कुछ ऐसे जैविक पदार्थ आते हैं जो कि फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, उसमें वो मदद करते हैं। तो वो मैं बाद में आपको इसका किस तरह से बनाना है, जैसे ट्राइकोडर्मा का मैंने बताया, उसी तरह से इसका भी एक अलग प्रक्रिया है बनाने के लिए, वो आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे मैं बात कर रहा था विकास की। तो विकास जो है एक मिश्रण है खाद का, जो कि अलग अलग विभिन्न खलियां जो हैं, डी ऑयल केक्स जैसे नीम की खली, कैस्टर ऑयल केक, मस्टर्ड ऑयल केक, ग्राउंडनट ऑयल केक, इनको मिला के हमने तैयार किया गया है। और इसकी हम मात्रा जो है हम टेस्ट करके ही डालते हैं कि भी कितनी होनी चाहिए 1 क्विंटल में या कितना होना चाहिए। और इसकी जो हम डोज़ रिकमेंड करते हैं आपकी 500 ग्राम शुरू में, जब पौधा स्टार्टिंग में तैयार कर रहे हैं आप तब, और जब आपका बियरिंग में आ जाता है तो 3 से लेकर 10 kg, जैसे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस के ऊपर है कि भी कितने बॉक्सेस वो दे सकता है। मान लीजिए अगर हमारा पौधा जो है, पेड़ जो है, वो 30 से 35 बॉक्स आ रहे हैं वहाँ पे, तो 30 से 35 बॉक्स में हमें कम से कम उसमें 10-12 kg डालना पड़ेगा। खर्चा है, लेकिन क्योंकि जो भी आपका सेब को पेड़ एक तो खुद पत्ते भी बना रहे हैं भोजन, और साथ ही साथ हम नीचे से भी जो ग्रहण कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि भी हम नया क्या दे सकते हैं ताकि पौधे जो है उसकी लाइफ जो है वो लंबी हो। आज तो नहीं चाहते हम कि भी इतना बॉक्स दे रहा है तो आज ही दे, तो हमें सालों सालों तक चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भी विकास खाद का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भी यहाँ पे एक और चीज़ देखी गई है कि भी मॉइस्चर, जो स्ट्रेस में जो पौधा आता है वो मॉइस्चर ना होने के कारण, इरिगेशन की जो फैसिलिटी है, रेनफेड ज़्यादा है, इरिगेशन थोड़ी कम है, तो इरिगेशन अगर नहीं है और बरसात नहीं हो रही है तो उस टाइम ये विकास क्या करता है कि भी मॉइस्चर को रिटेन करता है, पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, तो जिससे पौधे की जो जड़ों को जो है वो जितना मॉइस्चर चाहिए वो मिलता है। एक तो ये इसका फ़ायदा है। अब इसके बाद मैं चलता हूँ विपुल के बारे में, दानेदार के बारे में मैंने बताया था। उसका 100 ग्राम से 500 ग्राम प्रति पौधा ही आप डालना है आपने जब खाद डालते हैं उस टाइम पे। तीसरी जो
इस टाइम अभी स्कैब आना शुरू हुई है क्या यहाँ पे या नहीं? कुछ एरियाज में तो स्कैब मैंने देखी है हाँ जी। कि पिछले साल आई हाँ थी। जी। तो स्कैब यहाँ पे थी नहीं, कश्मीर में थी, यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज में मुशोबरा वगैरह में थी। अब स्कैब का जो जीवाणु है तो वो क्या करता है कि भी उसका जीवन चक्र जो है वो जब आपके पत्तों पे आ गया तो पत्ते जब पतझड़ होती है तो वो पत्तों के अंदर ही रहता है और पत्तों से वो ख़त्म नहीं होता है। अब हम अगर वो पत्ते की सफाई नहीं हुई, बर्फ़ पड़ने तक अगर हमने वो साफ़ नहीं किए तो वो वहीं रहेगा और अगले साल उसके ही स्पोर्स जो हैं, जो जीवाणु हैं, वो उड़ के जैसे ही आपका बड इनिशिएशन स्टार्ट होता है उस टाइम ये ऊपर पत्तों के बड के ऊपर आ जाते हैं और धीरे धीरे वो पत्तों के ऊपर आते हैं और ये इसके जो संक्रमित करता है, ये पहले पत्तों को भी करता है और बाद में ये फ्रूट्स में भी जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि भी हम अपने प्लांट्स के जो आसपास का जो एरिया है सेब के बगीचे में सफाई रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस जीवन चक्र को तोड़ने के लिए। दूसरा इसका है कि अगर ये आ जाता है तो अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसके स्पोर्स, जो इसका जो अगर जो भी इसके लक्षण जो रहते हैं ना, ये सर्कुलर शेप में आते हैं और ऐसे ही आपके फ्रूट्स में आते हैं, बाद में फिर वो कॉर्की हो जाता है और वो गिर जाते हैं। बट स्टार्टिंग में आप देखेंगे पत्ते के ऊपर अगर सर्कुलर सिम्टम आ रहे हैं, मतलब ये स्कैब के सिम्टम हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी गोदरेज के पास दवाई है। तो दवाई में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भी हमारी एक दवाई आती है बेनीप्रॉप के नाम से। बेनीप्रॉप जो है वो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी आप इस्तेमाल करें। इसमें मैंने लिखा हुआ है तो आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार ही सुनिए। तो ये है 600 ग्राम प्रति एकड़ या 3 ग्राम प्रति लीटर पानी। एक और दवाई है हमारी, वो कैस्पर के नाम से आती है। तो कैस्पर जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल देती हैं। अब हम बात करते हैं कि भी जैसे आज से 20-25 दिन में मेरे को लगता है बीम मैं देख रहा था आते हुए, बीम आ गई है, अच्छी है, बीम स्ट्रॉन्ग है, बीमा जो है। तो आने वाले 20-25 दिन में आपकी जो सिल्वर टिप स्टेज है, फिर ग्रीन टिप स्टेज है, वो आनी है। इतने ही दिन लगेंगे या फिर मैं थोड़ा सा अनुमान मेरा गलत है? तो उस टाइम पे जो है ये स्कैब का जो है, अगर आपको लगा है कि भी पिछले साल वहाँ पे था और किसी कारणवश हम सफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो आप ज़रूर कर लीजिए। उसका रोकथाम के लिए पूरा प्रबंध कर लीजिए। दवाई जो है अपने पास मंगवा के रख लीजिए कि भी कहीं भी कुछ नज़र आता है तो आप करिएगा। फिर अगली जो बात आती है कि ग्रीन टिप स्टेज और इसके बीच में पिंक बड स्टेज में अगर ओलावृष्टि हो गई, वो उसके ऊपर तो हम पूरा तरह से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि भी क्या होगा, या मौसम में बदलाव आ गया जो है डबल की, और ये किसी भी फूल से फल बनने के लिए कहीं अगर हम कुछ सब्ज़ी भी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम में फ्लावरिंग के टाइम पे अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये यही हेल्प करेगा कि भी फूल से जो फल बनने की प्रक्रिया है उसमें ये मदद करती है डबल दवाई। इसका जो लगभग रेट आता है ये 400 रुपये आपका ड्रम का खर्चा है, 400-450 रुपये का ड्रम का खर्चा है। और ये हम अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीर में और यहाँ पे हम जो टोटल हैं वो 10,000 लीटर बेचते हैं, तो 10,000 लीटर का मतलब हो गया कि हम 1 लाख एकड़, मतलब 1 लाख ड्रम की हम दवाई जो है लगभग ये इसको करते हैं और किसान जो हैं काफ़ी संतुष्ट हैं इसके काम से। इसके हम 2 स्प्रे रिकमेंड करते हैं। ये PGR है, ये जिसको हम आमतौर पे टॉनिक, पर टॉनिक जो है मेरे को वर्ड जो है, कई लोग मेरे को कहते हैं कि टॉनिक है क्या, ये मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये टॉनिक नहीं है, ये एक दवाई नहीं है, समस्या का समाधान है। ऐसा नहीं है कि भी ये कुछ भी जाके कर लेगा, नहीं, ये जाएगा पौधे के अंदर जाएगा और कुछ ना कुछ जो गतिविधियां हैं पौधे के जो अंदर होती हैं उसमें ये जाके हार्मोनल चेंजेस लेके आता है। तो ये पौधे के अंदर खुद ब खुद होता है। इसका अगर 2 मिनट आप देंगे, आपने कहीं सरसों का खेत या फिर इवन टीवी में जो फिल्में आती हैं उसमें सरसों का के जो फूल हैं वो देखे होंगे, तो सरसों के जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। वो ऐसा क्यों? अब एक जापानी साइंटिस्ट जो है उसके दिमाग में ये आया कि भी ऐसा क्यों है, सरसों के इतने ज़्यादा फूल क्यों, और बाकी किसी भी सब्ज़ी हो या कोई भी अगर पल्स है या कोई भी फ्रूट क्रॉप है या टमाटर है उसके इतने ज़्यादा फूल क्यों नहीं आते। अब हमारे जो हैं साइंटिस्ट ने क्या किया कि भी वो फूल लेके गए
उसमें चेक किया कि भी क्या पदार्थ है। वो पदार्थ जो है वो होमोब्रेसिनोइड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ी में ब्रेसिका कहते हैं सरसों को, तो ब्रेसिका से ही बन के वो HBr हुआ होमोब्रेसिनोइड। तो डबल के अंदर जो है वही है होमोब्रेसिनोइड। ऊपर हमने बॉटल के ऊपर ये लिखा भी हुआ है कि 0.04%। अब 0.04% इतना कम मात्रा में क्यों कर सकता है ये काम? क्योंकि ये पौधा खुद ब खुद बनाता है जब फ्लावरिंग होती है। जब आपकी ग्रीन टिप स्टेज या फिर टाइट क्लस्टर स्टेज के बाद जब आपका पिंक बड स्टेज आती है, तो उस टाइम ये खुद ब खुद HBr एक हार्मोन है जो खुद ब खुद बनना शुरू होता है पौधे के अंदर। हम कितना दे रहे हैं? हम बिल्कुल थोड़ा सा देना है। अगर कोई भी दवाई की मात्रा अगर आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 5% होती है। कहीं में अगर आप देखेंगे, जो डब्बा देखेंगे आप दवाई का, तो कहीं 30% है, कहीं 50% है, कहीं 70% तक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 0.04% पे ही काम करता है, क्योंकि पौधा खुद ब खुद बनाता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे ग्लोबली सिर्फ गोदरेज ही कंपनी बनाती है, और हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ पे? US में भी करते हैं, यूरोप में भी करते हैं इस दवाई को, क्योंकि सबसे सस्ती बनाने की तकनीक जो है और अच्छी बनाने की तकनीक जो है वो हमारे पास है, और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। और आपको अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल सी बात है कि भी 10-15 दिन बाद एक इसका दूसरा स्प्रे करिए, और तीसरा भी हम रिकमेंड करते हैं जून ड्रॉप से पहले, ताकि ड्रॉप जो है आपकी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सेब आपका आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये क्रंचीनेस, जो सेब में जो जूसीनेस और क्रंचीनेस जो होती है वो इसको बरकरार करता है, बनाता है। अब ये क्या है कि एक और मैं अगर आपको बात बताऊं, जो सीड है, जो किसी भी चीज़ का जो बीज होता है ना, वो खुद ब खुद एक PGR की तरह एक्ट करता है। वो किस तरह से एक्ट करता है PGR की तरह, कि जब सीड अगर ताकतवर है तो वो फल जो है वो भी अच्छा बनता है, जूसी बनता है। तो इस तरह से ये चाहे कोई भी बीज है, अगर बीज की संख्या तो 3-4 होती है, छोटे छोटे बीज होते हैं, हमें नहीं लगता कि भी बीज क्यों हैं, लेकिन बीज का अपना एक महत्व है। बीज बनता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद ही वो ताकतवर बीज है, तो ही ये है। तो ये डबल जो है वो उसमें प्रोसेस में मदद करती है। तो डबल के बारे में अगर कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे। तो मैंने अभी तक 3 जी, कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तक मैंने आपसे ट्राइकोडर्मा के बारे में बात की है, फिर गोमेदा दवाई जो कॉलर रॉट एंड इवन इसके लिए जो है रूट रॉट के लिए, वो बात की है मैंने। तीसरी मैंने बात की है आपसे फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की, उसकी किस तरह से बनाना है वो मैं बाद में बात करूँगा, वो बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं उस तक पहुँच रहा हूँ। एक एक क्या है कि भी अभी मैं पिंक बड तक पहुँचा हूँ, धीरे धीरे मैं आगे तक जा रहा था। बड से पहले आप पत्तों की वो, हाँ ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि भी जो पतझड़ है, जो लीफ फॉल है, प्री मैच्योर लीफ फॉल है, उसको क्या रहता है कि भी जब आपका कोई भी स्ट्रेस आता है ना, कंडीशन, स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है, उस टाइम उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि भी पत्ते रहें उसके लिए। तो उसके लिए आपको सिंपल सी बात है, आप याद रखिए कि भी अमाइनो एसिड, राइट, अमाइनो एसिड का जो मिश्रण वाला कोई भी आपका वो मिलता है, तो वो हेल्प करता है। क्या करता है? अब पत्ते गिरते क्यों हैं वो समझने वाली बात है। पत्ते जब गिरेंगे कि भी वो पौधा जो है उसको ज़रूरत नहीं है, उस टाइम ज़रूरत तो है, लेकिन वहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसको हम एब्सिशन लेयर, जो टूटने वाली लेयर है, वो बन जाती है, और जिसके कारण पत्ता ड्रॉप हो जाता है, प्री मैच्योर लीफ फॉल कहते हैं। उसको बचाने के लिए आप या तो दवाइयों का यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर वातावरण सही है तो आप डॉक्टर साहब एक नोट करके आपने हानि आपने टेरासॉप कॉम्प्लेक्स का ना, इस जो भी अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, तो उसमें आपने टेरासॉप कॉम्प्लेक्स के बारे में ज़रूर उनको सारा जो है वो भेज देना है। हिंदी वाला जो हमारा एक वीडियो है वो भेज देना है। वो क्या करता है, आपके पत्तों को ना, अमाइनो एसिड क्या है कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि भी पत्तों को आगे जो अपनी जो उन्होंने जितनी भी क्रिया करनी है, संश्लेषण क्रिया है, तो उसमें मदद करता है। तो अगर आप उसको जैसे ही थोड़ा सा आपको लगता है कि भी बादल आ रहे हैं या कुछ ये ऐसा लगता है कि भी मौसम में
बदलाव है, कुछ स्ट्रेस आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उस टाइम आप उसको ज़रूर यूज़ करें। 3 ml 1 लीटर पानी में। लगभग हम अगर एक ड्रम की बात करते हैं तो हम 2.5 ml से कह सकते हैं 500 ml एक ड्रम का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जो आप जैसे नेटिवो की बात कर रहे थे, वो उसका डबल काम होता है। हमारे भी है, हमारे पास भी वो दवाई है। उसके 2 काम होते हैं। एक तो आपका अल्टरनेरिया जो लीफ स्पॉट आते हैं, ब्लाइट आती है, उसको भी रोकता है, और साथ ही साथ आपका फाइटोटॉनिक इफेक्ट देता है। फाइटोटॉनिक किसको कहते हैं कि भी पत्तों को हरा करता है। तो लेकिन वो कब करना है, हमने इस टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम करेंगे जब अल्टरनेरिया का प्रकोप बढ़ता है। अल्टरनेरिया का प्रकोप कब बढ़ता है? जब माइट्स का अटैक होता है। माइट का अटैक आएगा आपका मई जून में जो है, उस टाइम आपका अल्टरनेरिया का और मार्सोनिना का भी उस टाइम आपका लीफ ब्लॉच जो है, जो येलो हो जाते हैं पत्ते, तो उसका भी उस टाइम ही मई जून में रहता है। तो इसीलिए मैं एक एक करके बढ़ रहा था आगे। अगला जो हमारा आता है पिंक बड के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर हम बात जैसे हमने इसकी की माइट्स की। तो माइट्स आना यहाँ पे आते हैं सर, माइट्स आते हैं। तो अगर माइट को आप देखेंगे और या फिर कोई भी तितली को देखेंगे जैसे जिससे, तो ये बहुत ही अंतर है। अब माइट्स का जो अंडे हैं और उससे जो आपका निम्फ कहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, निम्फ जो होते हैं, और फिर होता है अडल्ट। निम्फ और एडल्ट को पहचानना जो है अलग से बहुत मुश्किल है। अब कहीं अगर हम किसी और कीड़े की बात करते हैं जैसे लूपर है, राइट, उसमें क्या है कि कीड़ा जो है वो तो सुंडी है, लेकिन सुंडी से क्या बन गया, वो मॉथ बन गया। उसमें पूरा ही जीवन चक्र ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे वो जीवन चक्र इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो ये क्या करते हैं माइट्स जो हैं वो मकड़ी की तरह ही आपका ऊपर से इनके जो माउथ जो है उनका वो कुरेदते हैं, और हरित कण जो है आपका क्लोरोफिल, उसको ये खा जाते हैं, ख़त्म करते हैं। पत्ते की निचली सतह पे होते हैं, अगर बढ़ जाएं तो ये ऊपरली सतह पे भी आ जाते हैं। अब बात आती है कि भी इसका कंट्रोल क्या है, और क्या इसका, कल एक प्रश्न ये भी आया था कि भी इसको पूरी तरह से अगर हम ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि भी नहीं ख़त्म कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जैसे ही आपके पतझड़ हुआ, पत्ते तो नहीं हैं, अब हम सोचेंगे कि पत्ते नहीं हैं तो माइट बचेगा कैसे। माइट क्या करता है, वो जहाँ पे कहीं दरार है, कहीं टूटा हुआ है, तो वहाँ जाके छुप जाएगा या नीचे चला जाएगा, और पूरी सर्दी वो वहीं रहेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे रहेगा। जैसे ही गर्मी आएगी, जैसे ही टेम्परेचर 20-25 जैसे अब हो रहा है, तो ये होना शुरू होगा, तो धीरे धीरे ये ऊपर आएगा। तो जैसे ये ऊपर पत्तों पे आता है, शुरू में हमें नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। हम अगर देखेंगे तो मई जून में हमें दिखता है, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हो जाता है, मार्च से ही आना शुरू हो जाता है, और अप्रैल में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। फिर इसकी जो जीवन चक्र है ये लगभग 28 से 35 दिन का होता है, जब 25 डिग्री टेम्परेचर है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका जीवन चक्र जो है, अवधि जो है वो कम हो जाती है। जब 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ, जो कि यहाँ पे नहीं होता है, तो ये 7-8 दिन में अपना जीवन चक्र जो है वो पूरा कर देता है। अब एक ही पत्तों के ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं, मान लीजिए किसी भी दवाई का, तो दवाई का स्प्रे करते ही उसमें अंडे भी हैं, उसमें निम्फ भी हैं जो छोटे शिशु हैं, और साथ ही साथ आपके एडल्ट्स भी हैं। अब तीनों को ख़त्म करने के लिए कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि भी इन तीनों को साथ में ख़त्म कर सके। अब हम जब पिछले 10 साल पहले इसके ऊपर हमने दवाई के ऊपर काम करना शुरू किया, तो हमारी डिस्कशन जितने भी मेरे साथ साइंटिस्ट थे, तो यही हो रही थी कि भी हमें ऐसी दवा चाहिए जो अंडों को भी ख़त्म करे, आपके जो शिशु हैं, निम्फ हैं, उनको भी ख़त्म करे, और जो एडल्ट्स हैं उनको भी ख़त्म करे। फिर हमने एक दवा बना के लेके आए हैं जिसका नाम है हनाबी, जो हमने अभी लॉन्च की है इस साल ही। वो क्या करती है, वो तीनों स्टेज को ख़त्म करती है, अंडों को भी ख़त्म करेगी, निम्फ को भी और एडल्ट को भी। उससे क्या फ़ायदा होता है कि भी आपको लंबे समय तक का कंट्रोल मिलता है, और क्या होता है कि भी पॉपुलेशन बिल्डअप नहीं होती। कोई अगर ऐसी, आपने शायद ओबेरॉन का नाम सुना होगा, स्पाइरोमेसिफिन है, मैजिस्टर मेडन का नाम सुना होगा। मेडन जो है वो अंडा नाशक है, लेकिन जो मैजिस्टर है वो अंडा नाशक नहीं है।
लेकिन ये हमारी जो दवाई है ये दोनों को ख़त्म करती है। हनाबी के नाम से हमने इसको लेके आए हैं और ये हमने क्या है जापानी टेक्नोलॉजी के साथ इसको हमने निशान के साथ मिलके बनाया है इस दवाई को, क्योंकि जो हम बना रहे थे वो दवाई जो है वो इस तरह से अंडों को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी, वो बना रहे थे वो निम्स को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। तो हम उसको हमने एक सांस गांठ में इसको हमने एज अ प्रोजेक्ट लिया और इसको हमने बनाया है। तो दवाई का नाम आप चाहे नोट भी कर लेंगे, हनाबी, और इसकी डोज़ है 100 ग्राम एक इसकी ड्रम की, तो आधा ml 1 लीटर पानी की डोज़ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, कई बारी हम क्या सोचते हैं कि भी एक बारी हमने स्प्रे कर दिया तो इसका रिज़ल्ट हम कैसे देखेंगे। अब रिज़ल्ट देखने के लिए अब माइट इतना छोटा है कि भी हमें आंखों से दिखेगा नहीं, तो उसके लिए लेंस भी चाहिए हैं। या तो हमें लेंस देखें या फिर पत्ते को बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि भी कोई मकड़ी चल तो नहीं रही है। बहुत छोटी सी होती है लाल मकड़ी, यूरोपियन रेड माइट कहते हैं उसको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भी पत्ता जो है, पत्ता थोड़ा सा एक तो पीला पड़ना शुरू होता है और साथ ही साथ अगर प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो वो मुड़ जाता है और वो गिरना शुरू हो जाता है। इवन लास्ट ईयर क्या हुआ है, आपका जब इथरल का स्प्रे का टाइम होता है तब भी ये था कई खेतों में, तो कई वृक्षों में ये था। तो फार्मर्स ने कहा कि भाई अब तो ये काम हो गया, ख़त्म हो गया टाइम इसका, तो उन्होंने इथरल स्प्रे कर दिया जहाँ पे उनको स्प्रे करना चाहिए था, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि भी लगता है कि भी अब तो ख़त्म हो गया, नहीं अब तो जुलाई आ गया, अब तो हार्वेस्टिंग की टाइम है, अब तो तोड़ा नहीं होना है। लेकिन तब भी ये 3-4 दिन के अंदर ही आपको लगेगा कि भी पेड़ से सारे के सारे मैक्सिमम जो हैं फ्रूट्स गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये ना हो। और हम किसके ऊपर फिर वो कहते हैं कि भी हमने तो इथरल स्प्रे किया था, इथरल से ऐसा हुआ, बट हुआ वो उस दवाई के कारण नहीं है, वो किसी और चीज़ के कारण हुआ है। तो ये है माइट्स के ऊपर अगर आपको मकड़ी के ऊपर जो प्रश्न है अगर, तो आप पूछ सकते हैं। तो पर इसका ध्यान रखिएगा कि भी कोई भी आप दवाई अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि भी किस तरह से काम करेगी। सारी जितनी भी माइटिसाइड हैं, माइट्स को मारने की दवाइयाँ हैं, वो कंटैक्ट होती हैं, वो कंटैक्ट में आएंगी तो वो मारेंगी। तो पत्तों को भीगने तक हमें स्प्रे करना है इसका। अगर जैसे कई बार क्या होता है कि भी पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर आधा तो हो गया स्प्रे, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा रह गया क्योंकि वो दूसरे पत्ते के नीचे था, तो वहाँ पे वो बच गई। अब वो वहाँ पे जो बच गई है तो वो ऊपर आएगी और वो 7-8 दिन के अंदर दोबारा से हमें लगेगा कि यार ये तो हमने तो स्प्रे किया था। तो जब भी आप स्प्रे करें, एक तो मकड़ी नाशक का वो अकेले करें स्प्रे, अकेले करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर किसी के साथ और फंजीसाइड के साथ मिला के या इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के आप स्प्रे करेंगे तो उसका रिज़ल्ट 100% नहीं मिलता है। आपने हनाबी का जो रिज़ल्ट देखना है वो आपको 3-4 घंटे में दिखता है। 3-4 घंटे मतलब कि जैसे आपने स्प्रे किया तो 3-4 घंटे के अंदर आप देखेंगे तो जहाँ पे स्प्रे हुआ है तो वो जो माइट है वो रुक गया है, वो अशुद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है कि भी ऐसे है। और अगले दिन आप देखेंगे तो वो काला हो गया, लाल की जगह उसका रंग जो है वो काला हो गया। काला हो गया मतलब वो मर गया है। तो ये अंडों को भी ख़त्म करती है, शिशुओं को भी ख़त्म करेगी और बड़ों को भी ख़त्म करती है। जो ये सर ये पत्तों में जो ब्लैक स्पॉट आता है वो क्या कारण है? ब्लैक स्पॉट जो है वो तीन इसके अलग अलग कारण होते हैं। एक तो जो स्कैब है वो उसका लाल गोल आता है। दूसरा जो है ये ब्लाइट के कारण आता है, जो लीफ स्पॉट आते हैं, राइट। तो ये आपका फंगस है जिसके कारण आता है। फिर मार्सोनिना का जो है वो येलो आता है। जो ब्लैक वाला है उसका कारण है आपका अल्टरनेरिया भी हो सकता है और मिक्स टाइप ऑफ फंगस भी हो सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको फफूंदीनाशक कोई भी है पाउडर वाला मत यूज़ करिए, और जो ईसी है, जो फॉर्मुलेशन लिक्विड है, उसको यूज़ करिए, तो उससे आपका कंट्रोल होगा। आगे बढ़ते हैं सर हम, फिर टाइम ज़्यादा हो रहा है मेरा। ये आपके अगर कोई प्रश्न आ रहे हैं, कुछ भी आप तो पूछ ही रहे हैं सर, लेकिन और भी हैं जो अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं सर। एक बात जो अभी बताई आपने ना सर कि पाउडर और लिक्विड जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दें, प्रॉपर जानकारी क्या। अब जो वेटेबल पाउडर है और ईसी जो है ना, जो लिक्विड है, इन दोनों में जो मेन फ़र्क होता है यही है कि
कभी भी कोई भी दवाई जो लिक्विड है, ईसी फॉर्मुलेशन है, वो ज़्यादा काम करती है, वो अच्छा काम करती है। वेटेबल पाउडर जो होता है वो थोड़ा कम काम करता है। अगर सेम परसेंट का टेक्निकल है, अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड सुना होगा, शायद कॉन्फिडोर सुना होगा आपने, तो उसमें अलग अलग परसेंटेज हैं। दूसरा जो है वेटेबल पाउडर जो है, जो ईसी फॉर्मुलेशन है, वो ऑयल में बनती हैं। किस में बनती हैं? ऑयल में। तो ऑयल क्या होता है कि भी जैसे ही हम स्प्रे करते हैं ना हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ऑयल उड़ता है ना। तो उड़ेगा तो उसमें क्या होता है कि भी जैसे हम फ्राई नहीं करते हैं किसी चीज़ को, घर में फ्राई करते हैं तो बबल उड़ते हैं, उसी तरह से पत्तों के ऊपर भी ना अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उस टाइम फ्राइंग टाइप का लगता है, तो उसमें लाल होने का खतरा ज़्यादा रहता है उस टाइम पे। अगर हाई टेम्परेचर पे, जैसे इस टाइम पे भी अगर हमने स्प्रे कर दिया ना दिन में, तो वहाँ पे अगर दवाई की मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे या ड्रम में थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो वहाँ पे ये फाइटोटॉक्सिसिटी जो है वो आ सकती है जी, कम होगी। जैसे ही आपका टेम्परेचर हाई होता है ना, तो एफिकेसी जो है क्या होता है कि भी पत्तों के ज़रिए ही ये दवाई जो है, कोई अगर कंटैक्ट है वो तो ऊपर रहेगी, लेकिन जो सिस्टम के अंदर जानी है तो वो अंदर जाएगी। तो वो जो दवाई है वो अंदर जाने के लिए पत्ते जो है ना, जब हाई टेम्परेचर होता है ना, तो इवेपोट्रांसपिरेशन, मतलब उसमें से मॉइस्चर ना उड़े पत्तों में से, वो लॉसेस ना हो, उसके लिए पत्ते जो हैं अपने जो पोर्स, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो क्या कहते हैं, पोर्स होते हैं, तो उनको वो बंद कर देता है। तो जब वो बंद हो गए तो हमारी दवाई अंदर जा ही नहीं सकती, तो एफिकेसी जो है वो वैसे ही रिड्यूस हो जाती है। तो जितना हम अगर टेम्परेचर कम है उसमें हम स्प्रे करते हैं, धूप में नहीं करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब एक दवाई है हमारी लार्क, तो लार्क शायद आपने यूज़ की होगी, टेबुकोनाजोल उसमें है। तो ये क्या है, आपकी जो बीमारी आती है ना, जैसे अल्टरनेरिया आ गई या आपकी मार्सोनिना ब्लॉच आ गई, उसको ये कंट्रोल करता है। अब लार्क में जो सूक्ष्म तत्व है उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा क्या है कि वो ज़्यादातर जितने भी फफूंदी नाशक हैं वो प्रिवेंटिव हैं। प्रिवेंटिव मतलब उनको बीमारी आने से पहले स्प्रे करेंगे तो वो अच्छा कंट्रोल करते हैं। ये क्या है, ये प्रोटेक्टेंट है और इरेडिकेंट कहते हैं हम। मतलब आ भी गई तो स्पोर बनना शुरू हो गए तब भी ये अच्छा काम करता है लार्क। तो अगर जैसे आपका अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया क्या है कि अल्टरनेरिया एक जैसे स्कैब हो गया या अदर और हैं, तो अल्टरनेरिया एक वीक फंगस है। वीक फंगस का मतलब है कि भी इसको अगर कोई इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग है, उस पौधे को ये हार्म नहीं करेगा, उस पत्ते को ये हार्म नहीं कर सकता है। जैसे कोविड-19 का भी हमने देखा है ना, जो वायरस है, अगर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है तो वो हार्म नहीं करेगा। तो वैसे ही आपका ये वीक फंगस है कि भी ये हार्म नहीं करता है जब अगर पौधा ठीक है, तंदुरुस्त है। जहाँ पे माइट का अटैक आया तो क्या हुआ, पौधा थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो माइट का अटैक आप देखेंगे वहाँ पे अल्टरनेरिया भी ज़रूर आएगा, और अल्टरनेरिया आएगा तो उसी टाइम पे आपका माइट का अटैक होना स्वाभाविक है। तो ये दोनों एक साथ लगभग आते हैं। अब माइट के जो स्प्रे शेड्यूल है उसमें भी मैं कहता हूँ कि जो दवाइयाँ हैं ना आपकी, उसमें रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आता है। कि एक साल आपने, आज मान लीजिए आपने ओबेरॉन यूज़ की या मेडन या मैजिस्टर यूज़ की, अगले साल आप करेंगे उसी को स्प्रे अगर, तो ये हो सकता है कि नहीं, ये इस साल तो, पिछले साल तो दवाई ने काम किया था, इस साल नहीं किया, क्यों? वो रेजिस्टेंस का इशू है। वो बहुत जल्दी, दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल रेजिस्टेंस। फिजिकल मतलब कि भी आज जैसे मान लीजिए 1 ग्राम 1 लीटर में डालेंगे आप कुछ भी, 2 साल बाद आप कहते हैं कि भी ये 1 ग्राम में काम नहीं करेगी, इसको 1.5 ग्राम करते हैं, तो आप 1.5 कर देंगे, उसमें 2 कर देंगे, नहीं तो फिर 2.5 कर देंगे, 3 तक पहुंच जाएंगे। तो उसको कहते हैं फिजिकल रेजिस्टेंस। फिर डोज का ही है, डोज से वो करेक्ट हो जाता है। एक होता है कि भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस, वो डोज से करेक्ट नहीं होता है। वो आपका रेजिस्टेंस क्यों आता है कि भी जब आपने स्प्रे किया तो 2-4 जो बच गए वो कहेंगे कि भी हम क्यों मरे, वो अपने आप को इम्यून करेंगे ना। तो वो इम्यून जब करते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, अब कर मेरे ऊपर स्प्रे, तो जैसे ही वो रेजिस्टेंस आ गया
तो अगली जो नेक्स्ट जनरेशन तक ये जेनेटिक होता है, ये अगली जनरेशन में भी जाता है। हर 20 दिन में तो अगली जनरेशन आ जानी है, तो वो जाता है। तो इसको, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का चक्र है कि भी जो सेम काइंड ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको नहीं स्प्रे करना है। अब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि भी एक ग्रुप में है। एक ग्रुप में कौन कौन से हैं? जो मिटिगेट आपने सुना होगा, आपने ये मैजिस्टर सुना होगा, तो ये दोनों एक ग्रुप में आते हैं। अगर आपने मिटिगेट के बाद स्प्रे कर दिया मैजिस्टर को तो रेजिस्टेंस जल्दी बनेगा। उसकी जगह आपने अगर ओबेरॉन को कर दिया तो रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, टूट जाएगा। तो वो कड़ी जो है, जो चेन जो है, वो चेन को हमें तोड़ना है। अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमें लगता है कि भी माइट आ रही है, तो जो भी दवाई हमें देते हैं, जैसे आप बता रहे थे दुकानदार जो हैं, उन्हीं से हम जाके परचेज़ करते हैं और वो दवाई, लेकिन हम नहीं जानते कि भी हमने पहले क्या स्प्रे किया था। साथ ही साथ क्या है, मान लीजिए हम 1 लीटर दवाई लें, हमारी 800 ml यूज़ हुई, 200 ml रहेगी, तो 200 ml क्या करेंगे कि भी उसके 15 दिन बाद दोबारा अगर आएगा तो हम उसी खेत में वही बांध देंगे। माइटीसाइड के लिए आप ध्यान रखिए कि मकड़ी को ख़त्म करने के लिए ये रेजिस्टेंस पैदा करेगी, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप एक स्प्रे शेड्यूल बनाइए कि भी मई से लेकर जून तक आपके 3 स्प्रे से काम हो जाना चाहिए। एक स्प्रे सस्ती दवाई का, राइट, एक थोड़ी महंगी का मतलब है कि भी जिसका अच्छी दवाई है, अच्छा कंट्रोल करेगी वो, और तीसरी फिर सस्ती वाली। वैसे करके आप करेंगे, जो कि एक काफ़ी पुरानी है। जैसे इवन आप चलो इतने हाई है तो फिर उस टाइम तो वेटेबल सल्फ़र हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सल्फ़र उस टाइम करेंगे तो काफ़ी गर्म होता है ना, उस टाइम सल्फ़र नहीं करना है हमें। एक आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेक्सीथाइजोक्स मेडन है, वो कर दी। मेडन के बाद आप कर दो एक, जैसे मैंने हनाबी बताया है, उसको कर दो। तीसरी दवाई जो है आप कोई और सस्ती कर दो, जैसे आपका सिम्बा आता है, प्रॉपरजाइट है, या कोई भी और कर दो, आप ओबेरॉन कर दो, स्पाइरोमेसिफेन, तो वो कर दो। तो ये आपने अगर ये जीवन चक्र जो तोड़ना है, उसके लिए आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कि भी वो क्या होगा, तो आप हनी सिंह को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कभी भी कांटेक्ट कि भी ये प्रॉब्लम है। आप व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दीजिए, मैं नंबर भी आपको अपना देके जाऊंगा। तो आप अगर अभी भी आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं मेरा नंबर। तो ये है मकड़ी के लिए। और ये मकड़ी का जो है माइट्स का, इवन आपका एंड तक जो मैंने बताया इथरल का जब स्प्रे का टाइम है, तब तक आपने इसको वॉच पे रखना है कि तब भी आया तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे हम करते हैं मैडन और मैजिस्टर इकट्ठा, ये तो कर सकते जी, मैडन और मैजिस्टर इकट्ठा करते हैं। हाँ, दोनों मेडन और मैजिस्टर इकट्ठा करते हैं आप। तो मैजिस्टर क्या करता है, सिर्फ एडल्ट्स को कंट्रोल करता है, अंडों को नहीं करता है, और मेडन जो है वो अंडों को कंट्रोल करता है। तो ये जो हमारी दवाई हनाबी है, उसको आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक स्प्रे में आप करें, मैं ये नहीं कहता कि भी एक स्प्रे से ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आपने बच भी गया, अगर मान लीजिए जैसे 1 किलो में से आपका यूज़ हुआ 800 ग्राम हुआ, या 600 ग्राम हुआ, 400 ग्राम हुआ, तो आप उसको उस टाइम मत यूज़ करें अगले स्प्रे में। हमें लगता है ना कि भी हम अगली स्प्रे में, क्योंकि दवाई तो है हमारे पास, क्यों और खर्चा करें, हम यही करें, आपको रेजिस्टेंस जल्दी आएगा। वो आप ये कर सकते हैं कि भी आपके जो साथ वाले बगीचे वाले हैं उनके पास क्या है वो आप ले सकते हैं, या कुछ भी है। खुला पैकेट तो डीलर भी वापस नहीं लेगा, है ना, बंद पैकेट है तो वो तो वापस ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यही है जी जो मेन है। अब एक दवाई आती है हमारी जो नेटिवो, जैसे आप पूछ रहे थे, नेटिवो के ही हमारा, अगर आप नेटिवो को NATIVO है तो उसको बिल्कुल आप चाहे नोट करिए, लिखिए, आप नेटिवो लिखिए, NATIVO, है ना। अब वो इंसान OVII TAN, है ना। तो ओविटान, तो हमारी दवाई का हमने क्या नाम रखा है इसका, ओविटान। और लेते किससे हम, ये बायर के साथ ही हमारा एक वो है, तो ओविटान के नाम से हम ये दवाई है हमारी, तो वो भी वही काम करती है। आपका जितनी भी अल्टरनेरिया हो गया या मार्सोनिना है, उसको ये कंट्रोल करती है।
सी वो बताऊं किस लिए है, वो भी इसीलिए ही है कि आपका रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, फंगस में भी ये प्रॉब्लम आती है कि रेजिस्टेंस के लिए हम कहते हैं कि भी रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए भी नेटिवो अगले साल मत करो, उसकी जगह आप टेबुकोनाजोल कुछ और कर लो। इसके अंदर ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन साथ में एक केमिकल होता है, टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। अब जो स्ट्रोबुलिन ग्रुप के जो फंजीसाइड जितने भी हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अटैक करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक तरह से सेल का पावर हाउस है, कि भी ये एक पार्लियामेंट है एक तरह से, तो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो जब पार्लियामेंट पे अटैक होता है तो वो एकदम से वो रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो वो रेजिस्टेंस ना डेवलप हो इसलिए कहा जाता है कि भी आप इसके जीवन चक्र को बढ़ाने के लिए 1 साल करो और अगले साल मत करो। सी रस्ट माइट का जीवन चक्र थोड़ा लंबा होता है। जीवन चक्र जो है, जैसे हमारी यूरोपियन रेड माइट है, उसका 28 से 35 दिन का है और टेम्परेचर कम होगा तो कम हो जाता है। रस्ट माइट का जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, तो उसकी नंबर ऑफ जनरेशन्स जो होती हैं वो कम होती हैं। उसकी जो मादा की जो अंडे देने की जो शक्ति है वो भी लगभग ज़्यादा है। वो आपकी ये जो यूरोपियन रेड माइट है ये लगभग 70 से 80 अंडे दे सकती है पूरे अपने जीवन काल, जो 10 से 12 दिन का जीवन काल होता है उसमें, और ये जो है ये आपके 150 तक दे सकती हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है कंट्रोल करना। तो अंडा जो नाशक है वो आप यूज़ करेंगे तो अच्छा है। रस्ट माइट, आप रस्ट माइट की बात कर रहे थे, वही उसी के कारण ही रस्ट सा रहता है, मतलब पंखुड़ियाँ, हाँ पंखुड़ियाँ टूट जाएंगी और एंथर और जो ये हैं आपके वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। ये तो बीज बनने जो है वो क्षमता कम हो जाती है। सेटिंग जो है, सेटिंग में दिक्कत आती है। तो सेटिंग में डेफिनेटली ये कहा जाता है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि भी हमें अब सेब की अगर हम बात करते हैं तो सेब में फ्लावरिंग एक टाइम पे नहीं आती है ना। एक ही टहनी के ऊपर, एक ही बीमे के ऊपर आप देखेंगे कि कुछ स्टेज जो है टाइट क्लस्टर है, कुछ जो है वो ग्रीन टिप में भी हैं और कुछ जो है वो पिंक बड में है। तो जैसे ही हमें तो पता है कि भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो जैसे ही हमारा 20% या 10% पिंक बड में दिखना शुरू होता है, हर पेड़ में डिफरेंट रहेंगी स्टेजेस, हर टहनी में डिफरेंट रहती हैं। तो जैसे ही हमें 10% दिखना शुरू होता है उस टाइम आप स्प्रे करें। उस टाइम थ्रिप्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो थ्रिप्स के लिए जो सबसे अच्छा जो केमिकल है वो है थायोमेथाक्सैम, TMX हम कहते हैं। तो वो हमारी कंपनी का भी है थायोमेथाक्सैम, और एक हम नई दवाई लेके आ रहे हैं जो आपकी सुंडी को भी ख़त्म करती है और ये थ्रिप्स को भी ख़त्म करती है। लेकिन अभी तक हमने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो हम सिर्फ ट्रायल्स करेंगे अभी, और अगले साल वो हम लेके आएंगे मार्केट में। ये है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आपने सेटिंग के टाइम पे सेटिंग जो स्प्रे करने हैं, तो आप शायद प्रोमोलिन आप यूज़ करते हैं क्या? तो प्रोमोलिन से एक तो आपकी एलोंगेशन अच्छी होती है, तो जो तत्व उसमें है उससे बेटर जो तत्व है एक हमारे प्रोडक्ट में है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं बेचते हैं। हम ग्रेप्स, अगर नासिक मार्केट सुना होगा आपने, तो ग्रेप्स वहाँ पे अंगूर में हम बेचते हैं, कंबाइन करके उसका ब्रांड नेम है। आप अगर ग्रेप्स और कंबाइन करके भी डालेंगे ना इसमें गूगल में, तो आपको एकदम आ जाएगा कि भी क्या प्रोडक्ट हैं वो। तो वो भी क्या करता है, आपके जो साइज़ है ना, शेप को इलोंगेशन की तरफ लेके जाता है, तो वो उसका काम है। इसलिए मैं आज ये सब बातें आपसे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही दिन में सब बातें डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जो मेन चीज़ मैं कहूँगा, एक तो जिन्होंने विकास जो है वो नहीं डाली हुई है तो विकास डाल लें, क्योंकि अभी पौधा जो है अभी एक्टिव फेज़ में आना स्टार्ट नहीं हुआ पूरी तरह से। ऑर्गेनिक है ये प्योर ऑर्गेनिक है। ये बनाई है हमने। डी ऑयल केक्स होते हैं ना, जो खलियाँ होती हैं, तो खलियों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है। जैसे आपका नीम की खली हो गई, या कैस्टर अरंड की खली है, या आपका मस्टर्ड केक है। तो ये सब केक को एक उचित मात्रा में हम फैक्ट्री में मिश्रण करते हैं, फिर हम उसको केक की मात्रा में डिकम्पोज करके, ताकि आपको ये जैसे ही आप डालते हैं इसको, तो ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो और धीरे धीरे आपको नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या ये मिलना शुरू हो। दूसरी बात होती है ऑर्गेनिक कार्बन, जो जिसके कारण जो है आपकी मिट्टी जो है वो ज़्यादा
अगर आप जैसे चील हो गया या देवदार के वृक्ष के नीचे देखेंगे, मिट्टी जो होती है वो काली होती है, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे ही नहीं हुआ कभी। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भी इवन जो नई प्लांटेशन जो पिट्स करते हैं तो उसमें मिट्टी जो है वो चील या इसके देवदार के नीचे जो है वो वाली लेके आते हैं और वो डालते हैं। उसका मेन मकसद ही यही है कि भी उसमें कुछ अभी तक स्प्रे हुआ ही नहीं है, तो वो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की जो परसेंटेज है वो 40% से ज़्यादा होती है। वैसे ही हमारा जो ये विकास खाद है, इसमें क्योंकि ये सब वेजिटेबल सोर्स से हैं और ये फ्रूट स्पेशल है। फ्रूट स्पेशल जो स्पेसिफिकली हमारे 8 अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो हम ऑल इंडिया में बेचते हैं, उसमें से फ्रूट स्पेशल सिर्फ फ्रूट्स के लिए हमने बनाई है। खासकर सेब हो गया या आम हो गया या बनाना है, इनके लिए बनाई है हमने। तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे आपका जो आप खाद डाल रहे हैं उसको ये ऊपर तक पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा, इसकी में मॉइस्चर होल्डिंग, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा होती है। ये डालने का अब कई कहते हैं कि भी महंगा पड़ता है अगर हम ये 5 किलो से ज़्यादा डालें, लेकिन हम ये कहते हैं कि भी ये डिपेंड करता है कि भी आपका पेड़ कितनी उपज देता है, आपका वृक्ष जो है कितने बॉक्सेस देता है। अगर 20 बॉक्सेस तक हैं तब आप 5 किलो डालिए, और अगर उससे ज़्यादा हैं तो आप इसको 10 किलो तक 12 किलो तक भी ले जा सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। ये 25 साल का वृक्ष है कि कितना बड़ा है, कितना आप उससे उपज लेते हैं, कितने बॉक्सेस आते हैं।